तो भाइयों, स्वागत है आप सबका परफेक्ट वर्ल्ड नोवेल एक्सप्लेनेशन के एक और धमाकेदार एपिसोड में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा ग्रेट एल्डर और शी हाओ वैंग फैमिली से वापस आते हैं, जिसके तुरंत बाद उन्हें पता चलता है कि डार्क क्रीचर ने अटैक कर दिया है। जिसके बाद सभी लॉन्ग लाइफ फैमिली और बिग क्लैंस निकल पड़ते हैं वॉर के लिए और पहुंच जाते हैं ग्रेट स्कारलेट स्काई के बॉर्डर पर। तो जिसने भी पिछला एपिसोड नहीं देखा है जाकर उसे देख ले, नहीं तो आगे की स्टोरी समझ में नहीं आएगी। तो अब आगे। सब जानते थे कि सामने वाले फॉरेन क्रीचर्स हैं, शायद किसी अनइमेजिनेबल लेवल के डोमेन से आए हुए, उनसे काफी ऊपर एग्जिस्ट करते हुए, लेकिन फिर भी कोई सरेंडर करने के मूड में नहीं था। सब एंड तक फाइट करना चाहते थे। और तब एक मैसिव ब्लास्ट हुआ। हर तरफ रेजिंग फ्लेम्स, डिवाइन लाइट और किलिंग इंटेंट स्काई तक पहुंच गया। डिफरेंट क्लैंस के सिंबल्स एक साथ मर्ज होने लगे और एक टेरिफाइंग रिएक्शन क्रिएट हुई। ये पावर इतनी ज्यादा थी कि जैसे अनमैच्ड स्क्रिप्चर्स बन रहे हों। ये सीन इतना शॉकिंग था कि सबका दिमाग हिल गया। पहली बार सबने रियलाइज किया कि जब हजारों क्लैंस के सिंबल्स एक साथ रेजोनेट करते हैं तो उनकी कंबाइंड पावर कितनी डेंजरस हो सकती है। ग्रेट एल्डर, सेक्रेड एकेडमी और इमॉर्टल एकेडमी के कुछ सीनियर एल्डर्स को पहले से थोड़ा आइडिया था। उन्होंने एंशिएंट बुक्स में इसका हिंट पढ़ा था। आज सब कुछ वेरीफाई हो गया। एक एल्डर ने जोर से कहा कि हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, ये हमारी रियल स्ट्रेंथ है। सिंबल्स की पावर और ज्यादा बढ़ने लगी, रूइंस क्रश होने लगे, एनर्जी वेव्स ऐसी लग रही थी जैसे एक नया वर्ल्ड बनने वाला हो। वॉइड एक्सप्लोड हो गया, प्राइमल केओस बाहर आ गया, ब्लैक लाइटनिंग हर जगह डांस कर रही थी, बॉर्डर लैंड एक्सपैंड होने लगा, जैसे हेवंस दोबारा ओपन हो रहे हो। ये सीन देखकर लोग शॉक में चले गए। यहां तक कि कुछ रीइंकार्नेशन टाइप फिगर्स भी दिखने लगे, जिससे सब स्टन रह गए। कई लोग एक्साइटमेंट में चिल्लाने लगे कि हमारे सिंबल्स इतने पावरफुल हैं, सब क्लैंस की मिस्ट्रीज एक दूसरे के साथ रेजोनेट कर रही हैं। ये पावर फॉरेन एनिमीज को सप्रेस कर देगी। स्टार्स तक ट्रेंबल कर रहे थे। सबको लग रहा था कि अब जीत पॉसिबल है। लेकिन तभी रूइंस के नीचे एक ब्लैक टनल से एक ठंडी और रूथलेस आवाज आई। उस आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ प्योर कंटेम्प्ट था। उसने कहा कि वीक हमेशा वीक ही रहते हैं, चाहे जितनी कोशिश कर लो रियलिटी चेंज नहीं होती। ये वर्ड सबके लिए इंसर्ट जैसे थे। और फिर सबके सामने एक जायंट ब्लैक हैंड एबिस से बाहर निकला। वो हाथ इंक की तरफ काला था, उस पे स्केल्स थे। उसने सीधा उन सब सिंबल्स की तरफ अटैक किया। सिर्फ एक क्लॉ से हजारों सिंबल्स टूटकर बिखर गए। माउंटेन्स और सीज जैसे एनर्जी वेव्स हर तरफ फैल गईं। ये देखकर सब फ्रीज हो गए। सोचो, सब क्लैंस की कंबाइंड अटैक, इतनी वॉरशिप्स, इतनी फॉर्मेशंस, फिर भी एनिमी को स्क्रैच तक नहीं लगा। और सबसे स्कैरी बात यह थी कि उनका अटैक इजीली क्रश हो गया। उस ब्लैक हैंड ने क्लाउड्स हटा दिए, यूनिवर्स को हिला दिया और स्काई में जो मून्स थे वो भी फटकर नीचे गिर गए। इस मोमेंट पर सब लोग स्टंट थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या देख रहे हैं। कई लोगों के चेहरे पेल पड़ गए। जो बैटल स्पिरिट अभी उठी थी वो एक सेकंड में ही क्रश हो गई। सबको लगने लगा कि इस लेवल के एनिमी के अगेंस्ट फाइट करना इम्पॉसिबल है। चाहे जितनी आर्मी ले आओ कोई फर्क नहीं पड़ता। होप टूटने लगी। लोग सोचने लगे कि क्या फाइट कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं। अगर ऐसे ही चला तो सिर्फ एक साइडेड मैसेकर होगा। पूरा बैटलफील्ड बिल्कुल साइलेंट हो गया। जो जगह पहले वॉर क्राइस से गूंज रही थी वहां अब डेथली साइलेंस थी। तब वही आवाज दोबारा आई, कहने लगी कि हर जनरेशन पहले से ज्यादा वीक होती जा रही है। तुम लोग एक हिट भी नहीं झेल सकते, इमॉर्टल एंशिएंट के क्रीचर्स से भी नीचे हो। इस टोन में इतना एरोगेंस था कि सबको अपनी वीकनेस महसूस होने लगी। किसी ने जवाब नहीं दिया। सबके अंदर गुस्सा और दर्द था, लेकिन पावर नहीं थी। एनिमी ने लास्ट एरा की बात छेड़ी, कैसे एंशिएंट लोगों ने रेजिस्ट किया, कैसे ट्रू इमॉर्टल्स भी मारे गए और आज उनके डिसेंडेंट्स भी वही गलती रिपीट कर रहे हैं। ये वर्ड्स ग्रेट स्कारलेट स्काई के हर कोने तक गए और सबके दिल को हिला गए। ये एक सिंगल एनिमी था, लेकिन सिर्फ अपनी प्रेजेंस से सबका कॉन्फिडेंस तोड़ रहा था। कई लोग चिल्लाना चाहते थे, गाली देना चाहते थे, लेकिन सबको पता था कि बिना पावर के वर्ड्स मीनिंगलेस होते हैं। डिफीट का फीलिंग पूरी आर्मी में फैल गया। और तब ग्रेट एल्डर आगे आए। उनकी आवाज थंडर की तरह गूंजी और सबको होश में लाई। उन्होंने कहा कि अभी तो फाइट शुरू भी नहीं हुई है, फिर इतना डिमोरलाइज्ड क्यों हो रहे हो। जो एनिमी अभी सामने आया था वो लास्ट एरा का एक अनडाइंग बीइंग था, जो पहले ही इस वर्ल्ड के रूल से सप्रेस हो रहा है। ग्रेट एल्डर ने कहा कि अगर एनिमी इतना ही स्ट्रांग होता तो मोराइल तोड़ने के लिए वर्ड्स वेस्ट नहीं करता। सेक्रेड एकेडमी और इमॉर्टल एकेडमी के एल्डर्स भी एग्री करते हैं, रेल्म वॉल तोड़ना इतना इजी नहीं है। अगर वो इजीली इन्वेड कर सकते तो पहले ही मैसेकर हो चुका होता। सबको धीरे धीरे समझ आने लगा कि उनकी कंबाइंड अटैक बेकार नहीं गई, वो एक ड्रॉ जैसा था। ये सुनकर सबका कॉन्फिडेंस थोड़ा वापस आया। एनिमी ने सार्कास्टिक टोन में कहा कि तुम लोग बस अपना मोराइल बूस्ट कर रहे हो। ग्रेट एल्डर ने सीधा जवाब दिया कि तुम अभी खुद आगे नहीं आ रहे, सिर्फ एक एक्सपर्ट भेज रहे हो, क्योंकि तुम खुद भी फुली कॉन्फिडेंट नहीं हो। तुम इस वर्ल्ड के लॉस से सप्रेस हो रहे हो। टाइम के साथ तुम्हारी पावर और गिरेगी। ये सुनते ही एबिस से एक टेरिफाइंग एनर्जी वेव निकली। ब्लैक हैंड दोबारा निकला और सीधा ग्रेट एल्डर की तरफ बढ़ा, स्काई को कवर करते हुए। सब शॉक में थे। और तब ग्रेट एल्डर ने जोर से कहा कि ध्यान से देखो, ये अनडाइंग बीइंग्स भी कुछ खास नहीं है। उन्होंने रिट्रीट नहीं किया, वो खुद आगे बढ़े, एनिमी का सामना करते हुए, सिर्फ इसलिए ताकि सबका मोराइल दोबारा जाग सके।
जैसे ही ग्रेट एल्डर आगे बढ़े, बहुत सारे लोग एक साथ चिल्लाए। सबको लगा ये तो सीधा अपनी जान देने जा रहे हैं। सिचुएशन इतनी डेंजरस थी कि कोई भी क्लियरली देख सकता था सामने जो अनडाइंग क्रीचर है उसकी पावर को चैलेंज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अभी थोड़ी देर पहले ही सब क्लैंस मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। ये लेवल की पावर को बिना एग्जैजरेशन के मैचलेस डिवाइन माइट कहा जा सकता था। सब जानते थे कि ग्रेट एल्डर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी वो अनडाइंग एग्जिस्टेंस के कंपैरिजन में कम पड़ते ही थे। ये बात सब समझ रहे थे, इसलिए लोगों को लग रहा था कि ग्रेट एल्डर का आगे बढ़ना मतलब सीधा अपनी लाइफ को गैम्बल करना है। शी हाउ का रिएक्शन सबसे ज्यादा इंटेंस था। उसने जोर से चिल्लाया कि ग्रेट एल्डर रुक जाओ। उसकी आंखों में क्लियर वरी थी। उसने फिस्ट्स टाइट कर लिए, दिल से चाह रहा था कि अभी तुरंत वहां पहुंच जाए। हेवनली डीटी इंस्टीट्यूशन के लोगों के चेहरे बिल्कुल वाइट पड़ गए थे। अगर ग्रेट एल्डर यहीं गिर गए तो ये लॉस उनके लिए अफोर्ड करना इंपॉसिबल होता। और तब रूइंस के नीचे से एक जायंट ब्लैक हैंड दोबारा निकला। ये हाथ किसी डार्क क्लाउड की तरह था, पूरे स्काई को कवर करता हुआ। जहां से ये गुजरा वहां कुछ भी बचा नहीं। वॉइड टूट गया, माउंटेन्स कोलैप्स हो गए, जमीन पर बड़े बड़े क्रैक्स आ गए, स्काई में घूमते स्टार्स गिरने लगे, मून्स एक्सप्लोड हो गए, जमीन की रिवर्स तक ड्राई हो गई। ये सीन लिटरली वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन जैसा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा यूनिवर्स ही रीसेट होने वाला हो। स्काई में पहले 18 ब्लड मून्स थे, अब सिर्फ 2 बचे थे। बाकी या तो उस ब्लैक हैंड के डायरेक्ट अटैक से या फिर शॉक वेव से खत्म हो चुके थे। इस स्केल का डिस्ट्रक्शन देखकर सबका दिमाग सुन्न हो गया। ग्रेट एल्डर वहां खड़े एक मौत की तरह लग रहे थे जो फ्लेम की तरफ जा रहा हो। उनके बॉडी से ब्राइट लाइट निकल रही थी, नेचुरल लॉज एक्टिवेट हो रहे थे, ऑर्डर फॉर्म हो रहा था, लेकिन फिर भी उस जायंट हैंड के सामने वो बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट लग रहे थे। अनडाइंग क्रीचर की आवाज बिल्कुल ठंडी और इंडिफरेंट थी। उसने कहा कि वीक हमेशा वीक ही रहते हैं और तुम्हें मारना मेरे लिए बस डस्ट झाड़ने जैसा है। इस टोन में एक क्लियर मैसेज था कंप्लीट सुपीरियरिटी का। ब्लैक हैंड ने ग्रेट एल्डर को पूरी तरह कवर कर लिया। सबको लगा अब बस एंड आ गया। शी हाउ जोर से चिल्लाया, उसकी आंखें लाल हो गई, पूरा बॉडी कांप रहा था। सबको लगा एक जनरेशन का ग्रेटेस्ट टैलेंट आज यही खत्म हो जाएगा। और तब अचानक स्काई शेकिंग साउंड आई। पूरा ग्रेट स्कारलेट स्काई कांप उठा। किसी ने धीरे से बोला, एंसेस्ट्रल ड्रैगन ब्यूगल हॉर्न। एक सिंपल सा हॉर्न अपीयर हुआ, दिखने में बिल्कुल ऑर्डिनरी, जैसे ग्रे स्टोन से बना हो। लेकिन जैसे ही उसने साउंड रिलीज किया, स्काई और अर्थ दोनों हिल गए। उस हॉर्न का टिप इतना शार्प था कि एक नजर में ही लग रहा था कि ये कॉस्मोस को भी काट सकता है। जैसे ही ब्लैक हैंड क्लोज होने वाला था, उसका ओनर थोड़ा सा रिएक्ट हुआ। एंसेस्ट्रल ड्रैगन हॉर्न सडनली शाइन करने लगा, ट्रांसपेरेंट और एक्सट्रीमली ब्राइट हो गया। नेचुरल लॉस ब्लास्ट हो गए और सीधा उस ब्लैक हैंड को पियर्स कर दिया। ब्लैक ब्लड छिड़क गया। ये ब्लड रेड नहीं था, बिल्कुल डार्क था और उसमें डिस्ट्रक्शन की ऑरा थी। अनडाइंग क्रीचर गुस्से से रोर कर उठा। उसे इंजरी लग चुकी थी, ये उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था। ग्रेट एल्डर ने पूरी स्ट्रेंथ से हॉर्न को कंट्रोल किया, अपना ब्लड सैक्रिफाइस दिया। हॉर्न एक्सपैंड हुआ और एक मैसिव ट्रू ड्रैगन का आउटलाइन दिखने लगा। ड्रैगन कॉस्मोस के थ्रू चार्ज करने लगा, स्टार्स को चीरता हुआ सीधा उस ब्लैक हैंड की तरफ। इस बार अनडाइंग क्रीचर जेन्युइनली शॉक में आ गया। उसने पहचान लिया कि ये एंसेस्ट्रल ड्रैगन का सुप्रीम वेपन है। हेवन और अर्थ फिर से स्प्लिट हो गए, प्राइमल केओस इरप्ट हुआ। ट्रू ड्रैगन हॉर्न और ब्लैक हैंड टकरा गए। एनर्जी स्टॉर्म इतना पावरफुल था कि विंड स्पेस तक पहुंच गए, स्टार्स गिरने लगे, कुछ एक्सप्लोड हो गए। फॉरेन क्रीचर चिल्लाया कि ट्रू ड्रैगन तो पहले ही मर चुका है, अब क्या करेगा। उसने अपना हाथ फिस्ट में बदलकर अटैक किया। ट्रू ड्रैगन की रॉर 9 हेवंस तक गूंज गई। एक मैसिव कोलिजन हुआ, ब्लैक ब्लड फिर से बरसा, जमीन पर गिरकर सब कुछ करोड़ कर दिया। उस हैंड के फिंगर्स के बोन्स तक दिखने लगे। इस बार अनडाइंग एग्जिस्टेंस पूरी तरह रेज में आ गया। उसने डिसाइड किया कि पहले ग्रेट एल्डर को ही मारना है। हाथ स्काई के अक्रॉस गया, 10 रियम्स डायग्राम को बाईपास करने की कोशिश करते हुए। तब ग्रेट एल्डर ने 10 रियम्स डायग्राम एक्टिवेट किया। एक डिवाइन पेंटिंग स्क्रोल ओपन हुआ, जैसे इमॉर्टल किंग का वर्ल्ड डिसेंड हो रहा हो। ये शील्ड की तरह ग्रेट एल्डर के सामने आ गया। ब्लैक हैंड का अटैक रोका गया। वर्ल्ड फिर से कांप गया, सन और मून तक हिले। ट्रू ड्रैगन हॉर्न ने एक और स्ट्राइक की, रेनबो लाइट की तरह फ्लैश होता हुआ ब्लैक हैंड के पीछे से पियर्स कर गया। सैक्रेड एकेडमी के एल्डर्स चिल्लाए, गुड, एक्सीलेंट स्ट्राइक। बाकी क्लैंस भी चीयर करने लगे। जो डिस्पेयर था उसमें थोड़ी सी होप वापस आई। ग्रेट एल्डर्स सेफ रहे। अनडाइंग क्रीचर ने ठंडे टोन में बोला कि एंसेस्टर्स के वेपन से कब तक बचा रहेगा, ये सिर्फ टेम्परेरी है। सबको ये बात समझ आ गई। अगर सिर्फ रॉ कल्टिवेशन देखी जाए तो इस वर्ल्ड में कोई भी अनडाइंग को डायरेक्टली फेस नहीं कर सकता। ग्रेट एल्डर बिल्कुल काम थे। उन्होंने कहा कि अगर अनडाइंग अपने लेवल के वेपन्स यूज कर सकता है तो वो भी कर सकते हैं। फिर उन्होंने सीधा बोला कि अगर वर्ल्ड का एनवायरनमेंट चेंज ना होता तो सिर्फ 10 इयर्स में वो इस अनडाइंग को मार देते। ये सुनकर सब शॉक में आ गए। ग्रेट एल्डर का कॉन्फिडेंस इनसेन लेवल का था। ये रिग्रेट था कि वर्ल्ड के रूल्स चेंज हो गए, वरना वो ऑलरेडी इमॉर्टल बन चुके होते। अनडाइंग क्रीचर ने इसे एरोगेंस बोला, लेकिन उसकी किलिंग इंटेंट और ज्यादा डेंजरस हो गई। ग्रेट एल्डर ने लास्ट में सबको एड्रेस किया। उन्होंने कहा कि देखो, अनडाइंग बींग्स भी इनविंसिबल नहीं है। हाफ स्टेप लॉन्ग लाइफ लेवल पर होके भी उन्हें ब्लीड करवाया जा सकता है। शायद इस जनरेशन में इमॉर्टैलिटी पॉसिबल ना हो, लेकिन फ्यूचर जनरेशंस के लिए अभी भी टाइम है। ये सुनकर सब लोग चिल्लाए कि हम डेफिनेटली राइज अप करेंगे और फॉरेन एनिमीज को मारेंगे। अनडाइंग क्रीचर ने थ्रेट दी कि वो उन्हें चांस नहीं देंगे, लेकिन ग्रेट एल्डर ने कामली बोला कि अगर वो इतने ही पावरफुल होते तो अभी तक क्रॉस कर चुके होते। रियल वॉल्स के चेंजेस फ्यूचर में सब कुछ बदल सकते हैं। लाफेबल। जैसे ही वो जॉइंट ब्लैक हैंड का ओनर बोला, उसकी आवाज बिल्कुल ठंडी
थी। उसने कहा, तुम लोग इतने इग्नोरेंट हो कि अगर तुम्हें इमॉर्टल एसेंशन का परफेक्ट एनवायरनमेंट भी मिल जाए तब भी तुम वीक ही रहोगे। हमसे कंपेयर करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। इस पूरे टाइम उसका असली बॉडी कभी सामने नहीं आया, सिर्फ एक हाथ ही दूसरी दुनिया से क्रॉस करके आया था। ये बात सबको क्लियर हो चुकी थी, बिल्कुल वही जो ग्रेट एल्डर कह रहे थे। उसका ट्रू बॉडी अभी क्रॉस नहीं कर सकता, इस वर्ल्ड के लॉज उसे हेवीली रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो वो कब का पूरी तरह डिसेंड कर चुका होता। इसी रियलाइजेशन के बाद थोड़ा सा सब लोग शांत हुए। सबसे वर्स्ट मोमेंट अभी आया नहीं था, लेकिन शांति के साथ साथ गुस्सा और ज्यादा बढ़ने लगा। वो क्रीचर पूरी तरह से नीचे से देख रहा था, जैसे सब लोग इनसिग्निफिकेंट हो। इमॉर्टल एकेडमी के एक एल्डर ने कहा कि सिर्फ ट्रू बॉडी ही नहीं, बल्कि उस पर नेचुरल लॉ के शैकल्स लगे हुए हैं। वर्ल्ड खुद उसे सप्रेस कर रही है, इसलिए अभी पैनिक की जरूरत नहीं है। और जैसे जैसे दोनों वर्ल्ड्स थोड़े थोड़े कनेक्ट हो रहे हैं, एनवायरनमेंट भी धीरे धीरे चेंज होगा। शायद इमॉर्टल असेंशन का एनवायरनमेंट वापस आए। ये बात एंशिएंट रिकॉर्ड्स में लिखी हुई थी, बस ज्यादा लोग जानते नहीं थे। सबको लगने लगा कि शायद फॉरेन साइड ने इस वर्ल्ड के साथ कुछ मैनिपुलेशन की है, लेकिन एंड में वो ब्रेक हो जाएगा। तब अचानक ब्लैक हैंड की ओनर ने बोला, अगर तुम लोग मानना नहीं चाहते तो मैं अपनी साइड के यंग जनरेशन को भेज देता हूं। जो अनडाइंग डोमेन तक नहीं पहुंचे वो तुमसे फाइट करेंगे, तब देखना कौन स्ट्रांग है। ये सुनकर सब शॉक हो गए। ग्रेट एल्गर ने तुरंत रिप्लाई दिया कि ये तो और प्रूफ है कि तुम लोग यहाँ ज्यादा टाइम तक टिक नहीं सकते, इसलिए तुम लोग इंटिमिडेशन कर रहे हो। ब्लैक हैंड का ओनर थोड़ा इरिटेटेड लगा, लेकिन उसने बोला कि वो सिर्फ ये दिखाना चाहता है कि सेम एज और सेम लेवल पर भी उसकी साइड के लोग तुमसे ज्यादा पावरफुल है। इतना कहकर वो ब्लैक हैंड वापस अबिस के अंदर चला गया। इस बात पर इमॉर्टल एकेडमी, सेक्रेड एकेडमी और लॉन्ग लाइफ फैमिलीज के बीच सीरियस डिस्कशन शुरू हो गया। सबको लगने लगा कि ग्रेट एल्डर का एनालिसिस बिल्कुल सही है। रेल्म अभी पूरी तरह ओपन नहीं हुआ है, इसीलिए फॉरेन अनडाइंग बीइंग्स अभी फुली एंटर नहीं कर सकते। ग्रेट एल्डर ने ऑर्डर दिया कि ग्रेट स्कारलेट स्काई के सारे एंशिएंट रिकॉर्ड्स, वॉर हिस्ट्रीज, सब कुछ सर्च करो। एनिमी इतना डेस्परेट और रश्ड क्यों है, इसके पीछे कोई बड़ा रीजन जरूर है। और तब अचानक ब्लैक अबिस फिर से फट पड़ा। काले मिस्ट का समुंदर छा गया और उसमें से कई फिगर्स बाहर निकले। डिस्टॉर्टेड स्काई में वो लोग ऐसे खड़े थे जैसे डेमोनिक गॉड्स हों। किसी यंग कल्टिवेटर ने चिल्लाया, वो आ गए, दूसरी दुनिया के क्रीचर्स आ चुके हैं। कुछ लोग बिल्कुल फियरलेस थे। उन्होंने गुस्से में बोला कि आज सब कुछ स्टेक कर देंगे। लेकिन दूसरी साइड से जो किलिंग ऑरा आई वो इतनी स्ट्रांग थी कि कई लोगों की सोल्स तक कांप गईं। सेक्रेड एकेडमी और इमॉर्टल एकेडमी के एक्सपर्ट्स ने अपनी डिवाइन माइट रिलीज करके उस डोमेन को ब्लॉक किया। सामने जो खड़े थे वो ट्रू डीमन किंग्स लग रहे थे, ब्लैक मिस्ट में आयरन टावर्स की तरह। अ डिग्निफाइड आवाज अबिस से आई। उसने कहा, ये लो मेरी वर्ल्ड के लेटर जनरेशंस, इनसे फाइट करो और देखो गैप कितना बड़ा है। ब्लैक मिस्ट के अंदर से कुछ क्रीचर्स ने चैलेंज दिया और तब एक क्रीचर बोला, मैंने 1 मिलियन साल कल्टीवेट किया है, कौन लड़ेगा? तब सेक्रेड एकेडमी के एक लीन एल्डर आगे आए, ग्रे हेयर, शॉर्ट हाइट, लेकिन उनके अंदर से जो ब्लड एनर्जी निकल रही थी वो इनसेन थी। ग्रेट क्लैंस शॉक में आ गए। ये कोई और नहीं, शांग फेंग था। ये वही शांग फेंग था जो 1 मिलियन साल पहले सेक्रेड एकेडमी के टॉप डिसाइपल्स में से था, टॉप 3 में काउंट होता था। ग्रेट एल्डर का मेन डिसाइपल। सबने सुना था कि वो मर चुका है, लेकिन आज वो खुद आगे आया। शांग फेंग ने बैटलफील्ड में एंट्री ली। उसके बॉडी के अराउंड ब्लड रेड स्टार्स जैसी ऑरा थी। उस साइड से जो क्रीचर आया वो ह्यूमनॉइड था, फोरहेड पर 9 वर्टिकल आईज के साथ। फाइट शुरू हुई और पूरा वर्ल्ड हिल गया। दोनों पीक लेवल एक्सपर्ट्स थे। स्वॉर्ड एनर्जी स्टार्स को काट रही थी, लेकिन सिर्फ 100 मूव्स के बाद शांग फेंग ने ग्रोन किया। उसका एक आर्म टियर हो गया। उसने रीजनरेट किया और फिर से फाइट की, लेकिन और 50 मूव्स के बाद उसकी आंखों की रोशनी चली गई। उसका प्राइमोर्डियल स्पिरिट क्रश हो गया। शांग फेंग मर चुका था। पूरा बैटलफील्ड साइलेंट हो गया। 1 मिलियन साल पुराना सुप्रीम जीनियस ऐसे ही मार दिया गया। एनिमी क्रीचर ने कामली बोला, मैंने तो तुम्हारी वर्ल्ड के ही टेक्निक्स यूज किए, और फिर बोला, मेरा नाम D2O है। अपनी जनरेशन में मैं सिर्फ 19th रैंक पर था। ये सुनकर सबके दिल ठंडे हो गए। 19th रैंक वाला क्रीचर टॉप 3 जीनियस को मार गया। ये गैप देखकर सब समझ गए कि सिचुएशन कितनी टेरिफाइंग है। और तब ब्लैक अबिस से एक और आवाज आई, मैंने 5 लाख साल कल्टीवेट किया है, कौन लड़ेगा? इसी मोमेंट पर 9 हेवंस 10 अर्थ्स की साइड से एक आवाज घूम उठी, मैंने सिर्फ 20 साल कल्टीवेट किया है, कौन लड़ेगा? जैसे ही दोनों तरफ से आवाज एक साथ गूंजी, पूरा ग्रेट स्कारलेट स्काई का बॉर्डर कांप उठा। और जब ब्लैक अबिस से वो क्रीचर आगे बढ़ा तो जमीन हल्की सी हिलने लगी। उसका बॉडी छोटा होता गया, लेकिन उसके अराउंड का ब्लैक हेज और बीच में चमक रहा फेंट ब्लड लाइट का रिंग उसे और भी टेरिफाइंग बना रहा था, क्योंकि ये ब्लड डिवाइन रिंग इस बात का प्रूफ था कि उसने पहले काउंटलेस क्रीचर्स का मैसेकर किया था। और इसी वक्त 9 हेवंस 10 अर्थ्स की साइड पर सब लोग उस डायरेक्शन में देखने लगे जहां से पहले आवाज आई थी। वहां एक इमॉर्टल गोल्ड एंशिएंट शिप था जिसमें सिर्फ यंगस्टर्स खड़े थे। कई लोगों ने इंस्टिंक्टिवली शी-हाओ की तरफ देखा, लेकिन आवाज उसकी नहीं थी। और तब दूसरी साइड के डिमोनिक गॉड जैसे क्रीचर्स भी इस तरफ देखने लगे। तब अचानक शी-हाओ के शोल्डर से थंडर जैसी आवाज आई जिसमें कहा गया कि आंखें टेढ़ी क्यों कर रहे हो, मैं यहीं हूं।
तब सब समझ गए कि बोलने वाला कोई और है, और हेवनली आइज खोलकर देखा तो पता चला कि वो तो हेवनली हॉर्न्ड एंट था, जो साइज में बहुत छोटा था, लेकिन उसके अंदर दूसरी दुनिया के अगेंस्ट बोन डीप हेट्रेड भरी हुई थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स और सिबलिंग्स सब हे वुशवांग के हाथों मारे गए थे। ब्लैक अबिस के पास एक फॉरेन क्रीचर ने कोल्ड टोन में कहा कि क्या हेवनली हॉर्न्ड एंट रेस अभी तक खत्म नहीं हुई, जिसके जवाब में गोल्डन लिटिल एंट ने फुल रेंज के साथ बोला कि उनकी रेस कभी एक्सटिंक्ट नहीं होगी और एक दिन वो खुद जाकर उनके सर काट के आएगा। लेकिन दूसरी साइड से टॉन्ट आया कि क्या इस दुनिया में कोई और नहीं बचा जो एक इमैच्योर इंसेक्ट को भेज रहे हो। और जब लिटिल एंट ने प्राउडली कहा कि उसने 20 साल कल्टिवेट किया है, चाहे वो गिनती गलत ही क्यों ना हो, तब एल्डर्स ने उसे चुप कराया क्योंकि उसका टाइम अभी नहीं आया था। उसके बाद जब डार्क अबिस से फिर से चैलेंज आया कि कौन लड़ेगा, तब इमोर्टल एकेडमी से एक बीमार सा दिखने वाला एल्डर आगे आया जिसका नाम चू शान हे था, जिसे पहचान कर पुराने क्लैंस शॉक में आ गए क्योंकि ये वही चू शान हे था जो 5 लाख साल पहले नंबर 1 जीनियस था और एक ट्रेजेडी के बाद गायब हो गया था जब उसके साथ गए 7 सुप्रीम जीनियसेस रिस्ट्रिक्टेड लैंड में मर गए थे। और वही चोट और ब्लैक व्हाइट लाइफ डेथ एनर्जी उसके बॉडी में रह गई थी, जिसकी वजह से वो आज तक रिकवर नहीं हुआ। लेकिन फिर भी जब वो बैटलफील्ड में उतरा और फॉरेन क्रीचर के ब्लड डिवाइन रिंग वाले प्रेशर को फेस किया तो उसके फुटस्टेप्स से ही लोग इंजर्ड होने लगे। बैटल शुरू हुई और इतनी इंटेंस थी कि स्काई क्रैक हो गया, ब्लड रेन गिरने लगी जैसे हेवन खुद रो रहा हो। दोनों नियरली 200 मूव्स तक फाइट करते रहे और जब लगने लगा कि चू शान हे हार जाएगा, तब उसके बॉडी से ब्लैक और व्हाइट लाइट फूटी जिन्होंने ब्लड डिवाइन रिंग तोड़ दिया और नेक्स्ट मोमेंट फॉरेन क्रीचर को बीच से चीर दिया, जिससे पूरी 9 हेवंस 10 अर्थ्स चीर कर उठी। लेकिन अगले ही सेकंड चू शान हे खुद कोलैप्स हो गया और ब्लड थूकते हुए ऑलमोस्ट लाइफलेस हो गया। और जब ब्लैक अबिस से आवाज आई कि उनकी साइड का कल्टिवेटर जो अपनी जनरेशन में 11th रैंक पर था वो मर गया, तब सब लोग फ्रीज हो गए क्योंकि इस दुनिया का नंबर 1 जीनियस भी सिर्फ 11th रैंक वाले को ही हरा पाया था। और इसी हैवी साइलेंस के बीच ब्लैक अबिस से एक साथ 3 फिगर्स निकले, एक ओल्ड, एक मिडिल एज्ड और एक यंग किंग, जिन्होंने कहा कि 1-on-1 बोरिंग है और 3 बैटल्स एक साथ होनी चाहिए, जो क्लियरली प्रेशर और कंटेम्प्ट दिखा रहा था। और जैसे ही गोल्डन लिटिल एंट इंपेशेंट होकर आगे बढ़ना चाहता था, शी हाउ ने उसे रोक दिया। जब हेवनली हॉर्न्ड एंट चिल्ला के कहता है छोड़ दो, तब भी वो एक्सट्रीम स्ट्रेंथ ब्लड यूज करने के बाद शी हाउ की पकड़ से निकल नहीं पाता और शी हाउ सिर्फ हेड शेक करता है क्योंकि उसे क्लियरली पता है कि यहाँ हर एक स्टेप पर लाइफ एंड डेथ का रिस्क है और ऊपर से लिटिल एंट अभी फुली ग्रोन भी नहीं हुआ, इस लेवल की डेडली फाइट के लिए बिल्कुल फिट नहीं है। इसलिए अगर किसी को आगे जाना है तो पहले शी हाउ ही जाएगा। उधर दूसरी साइड पर जो 3 फॉरेन क्रीचर्स आए थे वो तीनों ही काफी टेरिफाइंग थे। सबसे पहले जो ओल्ड वन था वो ह्यूमनॉइड होने के बावजूद 8 आर्म्स वाला था, मीडियम बिल्ड, फेस पर स्केल्स और पूरा बॉडी ब्लैक मिस्ट में गिरा हुआ। जैसे ही वो चलता है, हेवन और अर्थ दोनों रिएक्ट करते हैं और उसकी ब्लड एनर्जी समुद्र की तरह धीरे धीरे उथल पुथल कर रही होती है। और वो कामली बोलता है कि उसने 2 लाख साल कल्टिवेट किया है और वो वेरीफाई करना चाहता है कि इस साइड के लोग कितने स्ट्रॉन्ग हैं। उसके पास ही एक मिडिल एज्ड क्रीचर खड़ा था जो काफी बल्की और पावरफुल लग रहा था। सर पर बाल नहीं बल्कि शार्प बोनी ग्रोथ्स थे। गोल्डन एज में होने की वजह से उसकी ऑरा बिल्कुल पीक पर थी और वो बोलता है कि उसने 50,000 साल कल्टिवेट किया है और कौन उससे फाइट करेगा। फिर तीसरा यंग फॉरेन एक्सपर्ट आगे आता है जो बिल्कुल ड्रैगन और टाइगर जैसे मूवमेंट्स के साथ चलता है। एक्सट्रीमली हैंडसम, बॉडी के अराउंड इमॉर्टल एनर्जी फ्लो कर रही होती है। उसके ऊपर 3 दाव फ्लावर्स ब्लूम करते हैं जो इमॉर्टल एनर्जी से बने होते हैं। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि वो ऑलमोस्ट ह्यूमन जैसा लग रहा था, सिर्फ फॉरहेड पर एक रोम्बॉइड स्केल अलग दिख रही थी और उसने इमॉर्टल एंशिएंट मेथड कल्टिवेट की हुई थी। वो एंशिएंट लैंग्वेज में बोलता है कि उसने सिर्फ 25 साल कल्टिवेट किया है और वो डिफीट के लिए तरस रहा है। ये देखकर शी हाउ तुरंत समझ जाता है कि ये बियॉन्ड डेसोलेट बॉर्डर से आया है और ओरिजिन वाइज इसी वर्ल्ड से रिलेटेड है, बस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्जन। ओल्ड, मिडिल और यंग तीनों जनरेशंस एक साथ आ चुकी थी और 9 हेवंस 10 अर्थ साइड पर भी काफी लोग फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। एल्डर्स, 50,000 ईयर कल्टिवेटर्स और यंग सुप्रीम बीइंग सब आगे आना चाहते थे। तब एक लॉन्ग लाइफ फैमिली का स्कारलेट हेड एल्डर आगे बढ़ता है जिसे सब क्रिम्सन हेड डिवाइन मोनार्क के नाम से जानते थे, जो ग्रेट स्काई बर्निंग आर्ट का मास्टर था और जिसे देखकर काफी लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। बैटल स्टार्ट होते ही आसमान आग से भर जाता है। ग्रेट स्काई बर्निंग आर्ट का पावर दिखता है। फ्लेम्स 9 हेवंस तक जलने लगती हैं, लेकिन 8 आर्म्ड एल्डर अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ दिखाता है और अपनी 8 आर्म्स से अलग अलग टेक्निक्स यूज करके फ्लेम्स को रेजिस्ट कर लेता है। फाइट हंड्रेड्स ऑफ मूव्स तक चलती है। फ्लेम्स स्कारलेट से गोल्डन हो जाती हैं, इवन स्टार्स बर्न होने लगते हैं। लेकिन फिर भी 8 आर्म्ड एल्डर कामली कमेंट करता है कि ये आर्ट अभी कंप्लीट नहीं है। क्रिम्सन हेड डिवाइन मोनार्क अपनी फुल पावर लगा देता है। उसका स्वेट मर्करी जैसा शाइन करता है। तब 8 आर्म्ड एल्डर समझ जाता है कि ये उसकी ओन वर्ल्ड के एक पावरफुल क्लैन का डिसेंडेंट है और उससे वॉर्न करता है, लेकिन क्रिम्सन हेड डायरेक्टली रिफ्यूज कर देता है। आखिरकार एक डेडली एक्सचेंज में 8 आर्म्ड एल्डर उसका हार्ट और फिर हेड डिस्ट्रॉय कर देता है और 500 मूव्स के बाद बैटल एंड हो जाती है। ये देखकर 9 हेवंस 10 अर्थ साइड का मोराइल और गिर जाता है क्योंकि 2 लाख साल का टॉप किंग भी हार गया। उसके बाद मिडिल एज्ड फॉरेन एक्सपर्ट फाइट करता है और सिर्फ 80 मूव्स में इस साइड के एक और सुप्रीम बीइंग को मार देता है। डिफरेंस और क्लियर हो जाता है। अब तक सिर्फ चू शाहनहे ही जीत पाया था, वो भी फॉरेन साइड के 11th रैंक वाले के अगेंस्ट, और एटमॉस्फेयर बिल्कुल हैवी हो जाता है। तब फॉरेन यंग एक्सपर्ट
एक्सपर्ट एरोगेंटली पूछता है कौन फाइट करेगा। लिटिल हेवनली हॉन्ट एंट गुस्से में गाली देने लगता है, लेकिन शी हाओ उसे फिर से पकड़ लेता है और खुद आगे बढ़ने लगता है। इसी मोमेंट पर पर्पल सन हेवनली मोनार्क भी आगे आता है अपना लॉस्ट कॉन्फिडेंस वापस पाने के लिए। फिर डाउइस्ट की गूबी स्टेप फॉरवर्ड करता है सीक्रेट एकेडमी की ह्यूमिलिएशन का बदला लेने के लिए। यंग फॉरेन एक्सपर्ट पर्पल सन के ग्रेट मिस्ड पर्पल सीड सेट को देखकर शॉक हो जाता है और फिर यिन यांग सीड और वर्ल्ड ट्री सैपलिंग जैसे ट्रेजर्स भी नोटिस करता है। जैसे ही उसने देखा, ब्लैक अबिस की साइड से और भी फॉरेन यंगस्टर्स आगे बढ़ते हैं, एक से बढ़कर एक टेरिफाइंग ऑरा के साथ। लान सियन, 10 क्राउन किंग और बाकी सुप्रीम बींग्स को प्रे की तरह देखते हुए और चैलेंज करते हैं कि अगर हिम्मत है तो आओ और यही विक्ट्री और डिफीट डिसाइड करो। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।